नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आज हम चर्चा करेंगे चूंकि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, जिनको लेकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी टीम बना दी गई है। तमाम प्रभारी बनाए गए हैं जो ग्राउंड पर जाकर उन तमाम सीटों का समीकरण साधने की कोशिश कर रही हैं, बूथ को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है इस सीट को लेकर। सीसामऊ सीट की हम बात करेंगे आज। सीसामऊ सीट हॉट सीट क्यों बनी हुई है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव भी रहेंगे जो कि सीसामऊ समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ गणित बैठता है। चूंकि ये सीट अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन जब इरफान सोलंकी जो यहाँ से विधायक थे उन्हें 7 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई महिला के घर में आगजनी करने के मामले में, प्लॉट कब्जा करने के मामले में, तब उनकी सदस्यता विधानसभा को लेकर चली गई थी। ये सीट खाली हो चुकी है, इस सीट पर अब चुनाव होने हैं। सियासी समीकरण यहाँ पे क्या कुछ बैठते हैं, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कानपुर की लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन सीसामऊ विधानसभा सीट यहाँ का समीकरण क्या कुछ है, क्यों यहाँ पर बीजेपी के लिए ना का सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट पर जीतती आई है और इरफान सोलंकी जो लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बयान आता रहता है कि सरकार की तरफ से उन्हें जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह के बयान इरफान सोलंकी की तरफ से आती हैं। तो ये सीट कितनी अहम हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी समझने की कोशिश करेंगे। गौरव, सीसामऊ सीट बहुत हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है क्योंकि इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे। 7 साल की उन्हें सजा हुई, चूंकि प्रावधान है 2 साल से ज्यादा सजा होने पर आपकी लोकसभा या फिर विधानसभा की सदस्यता जो होती है वो रद्द हो जाती है, आप अयोग्य हो जाते हैं। तो यहाँ का समीकरण अगर समझे गौरव, तो क्या कुछ अभी फिलहाल दिखाई देता है? देखिए, मुझे लगता है समीकरण समझने से पहले थोड़ा सा मुझे उसके अतीत में जाना चाहिए। 1974 में पहली बार अस्तित्व में आई सीसामऊ सीट कानपुर जिले के 10 विधानसभा सीटों में से एक है। अपने आप में इसका इतिहास भी बड़ा अच्छा रहा है। सीसामऊ के अंतर्गत एक ग्वालकोटी एक नाम की जगह आती है, जहाँ 1857 की क्रांति से जुड़े भी लोग आए थे। उसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वहाँ जमावड़ा किया था। फिर वहाँ चीजें समीकरण उसको लेकर आगे के अपने चीजों को लेकर बातचीत करी थी। फिर वहां से तो वो तो अतीत की बात है। अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल उपचुनाव की। उपचुनाव की बात करें तो अपने आप में समाजवादी पार्टी का बहुत ही मजबूत किला है। एक तरह से कहें तो अभेद्य किला है। 2012 में जब परसीमन आया तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य हो गई। लगभग 50% के 45% के आसपास मुस्लिम आबादी है। उसके बाद ब्राह्मणों की आबादी 28 से 30% है। यहाँ इस सीट पे पंजाबी वोटरों की अच्छी तादाद है। अच्छा, तो यहाँ अब देखिए, बीजेपी की तरफ से 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एक सुरेश खन्ना जो राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और दूसरे संजय निषाद को, ताकि समीकरण जो पंजाबी लोग हैं उनको साधने के लिए सुरेश खन्ना को भेजा गया। बाकी स्थानीय समीकरणों को साधने के मल्लाह वाला मिड मल्लाह की भी थोड़ी तादाद ठीक ठाक में है, तो उसको साधने के लिए संजय निषाद को भेजा गया है। चीजें बड़ी अपने अगर बात करें तो जैसे समाजवादी पार्टी का जिस हिसाब से पिछला 3 परफॉर्मेंस रहा है, उसके उस हिसाब से देखें तो ये कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सपा की अगर बात करें, सपा ने राजेंद्र कुमार को इंचार्ज बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी किशोरी लाल शर्मा को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया गया। ये दिलचस्प होता जा रहा है। दावेदार अगर हम बात करें दावेदारों की, तो कांग्रेस की तरफ से लगभग 4-5 दावेदार अभी तक अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। वहीं सपा की तरफ से अभी उस हिसाब से दावेदार नहीं आए, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा। ये असमंजस अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर बना हुआ है कि वहां से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कोई लड़ेगा या फिर कांग्रेस का। हालांकि उपचुनाव लड़ने की बात कही गई थी, साथ में लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स और पार्टी, तो दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस की तरफ से अपना अलग प्रभारी नियुक्त किया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना अलग प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो कहीं इसी कश्मकश में पार्टी के अंदर एक विरोध ना हो जाए शुरू, चाहे कांग्रेस की बात करें समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस का भी इस बार लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वहां पर जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे और जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी नाराजगी भी उठानी पड़ सकती है और उस नाराजगी का खामियाजा अन्य दलों को उससे फायदा मिल सकता है। देखिए, स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का समीकरण है उस हिसाब से तो दोनों पार्टी अपने अपने तौर से कर रही है। लेकिन अगर आप दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये गठबंधन टूटने वाला है। अब राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी का केमिस्ट्री अगर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ देखें तो 2017 के मुकाबले इस बार केमिस्ट्री बहुत मजबूत नजर आ रहा है। और जहां तक बात है तो उपचुनाव वगैरह में स्थानीय स्तर पर ऐसे छीट-फूट तो झगड़े होते ही रहेंगे पार्टी स्तर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम अपना समय दे रहे हैं विधानसभा सीटों पे, अगर हम अपना समय दे रहे हैं अपने लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे करके एक स्थानीय स्तर के नेताओं में तो हमेशा विरोध प्रदर्शन रहता है, लेकिन निर्णय जो लेना है वो पार्टी के शीर्ष नेताओं को लेना है। और शीर्ष नेताओं की केमिस्ट्री इस समय बिल्कुल इस प्रकार की नहीं लग रही है कि किसी भी स्तर पे इस गठबंधन में कोई भी टूट की संभावना नजर आ रही है। लेकिन इस सीट पर इतना आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इरफान सोलंकी जेल के अंदर रहकर भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि सरकार के द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तबका वो भी है जो इरफान सोलंकी से परेशान है। सपा का सबसे मजबूत जो समीकरण है MY, वो यहाँ बड़ा सटीक बैठता है। लेकिन इरफान सोलंकी से जो एक महिला प्रताड़ित थी जिसके घर पर कब्जा किया गया था, वो भी इरफान सोलंकी के ही संप्रदाय से आती है, तो इरफान सोलंकी से प्रताड़ित लोग भी उसी विधानसभा में। देखिए, मैं चीजें बताता हूँ आपको, क्या है कि वो भले उस संप्रदाय उनके समुदाय से आती हैं, लेकिन चीजें इस प्रकार की है कि सपा का जो अपना वोट काडर एक काडर रहा है, वो शुरू से रहा है कि मुसलमान और यादव तो रहा ही रहा है। फिलहाल के चुनाव में जो बीते उसमें PDA करे तो दलितों की आबादी भी 18% के करीब है। तो अगर अखिलेश के PDA की अगर हम बात करें तो भी अखिलेश के PDA के अनुकूल ये सीट नजर आ रही है। और जहां तक बात आपने करी कि उनके प्रताड़ित होने की, तो ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसी देखी गई, कई बार बाहुबली जीत के आते हैं तो उनसे तो पूरा समाज पीड़ित प्रताड़ित रहता है, तो ऐसी तो बात है नहीं कि फिर वो कैसे जीत जाते हैं। लेकिन एक कुछ प्रकार की यहाँ पर छवि बना दी गई है, जैसे छवि है, जिस प्रकार की छवि है इरफान सोलंकी की या इरफान सोलंकी के परिवार की, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही मजबूत राजनीतिक परिवार के रूप में उभर के आए। पिछले 3 चुनाव से सोचिए कि जब मोदी लहर में जब सेंधमारी नहीं हो पाई उस किले में, तो अभी कहना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो उनके समुदाय के लोग हैं वो भूल जाएंगे उन चीजों को कि जो प्रताड़ित हुए थे वो अपने बहन बेटी थी या अपने लोग थे, वो भूल जाएंगे और वो फिर वो जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर वोट करेंगे। ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है। यानी यहाँ पर एक तरह से कहें तो मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। लेकिन क्या इसका असर गौरव पड़ेगा कि आपको लगता है कि सरकार चूंकि बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है, तो सरकार की तरफ से तमाम सारी योजनाएं लाई जाती हैं, हर घर नल योजना हो, लोगों को आवास मिल रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है, इन सबको लोग देखेंगे या फिर जो इरफान सोलंकी की तरफ से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि हाल के दिनों में CM योगी ने कहा कि अधिकारी जो फील्ड पे अधिकारी हैं वो एक विशेष समुदाय या जाति से हैं, वो चुनाव को इफेक्ट करेंगे, तो उनका बदलाव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसको एक ये भी मैसेज जा रहा है जो अखिलेश यादव अपने तौर तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जाति को और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में। तो मैं फिर आपसे वही चीज कहूंगा कि लोग फिर भूल जाएंगे कि कौन प्रताड़ित हुआ था, लोग वहीं जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसा एक मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उस प्रकार से नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। जहां तक आपने योजनाओं की बात की, तो योजना सबके लिए होता है, प्रदेश की जनता है, सारे प्रदेश की जनता, उसमें ना किसी की जाति देख के योजना का लाभ दिया जाता है, ना किसी का संप्रदाय, ना किसी का समुदाय देख के। तो अब जाहिर सी बात है, सरकार है, सरकार की योजनाएं लाएगी ही अपने हिसाब से। सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है अपने हिसाब से, इसलिए बीजेपी ने अपने दो वरिष्ठ नेताओं को वहां प्रभारी के तौर पे भेजा है ताकि चीजें उनके अनुकूल रहे, थोड़ी परिस्थिति उनके अनुकूल रहे, वोटरों को समझाया जा सके। ऐसे में यानी कि नेक टू नेक यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए मजबूत किला समाजवादी पार्टी का, यहाँ अभेद किला अगर हम कहें 2012 से जिससे परसीमन आया है, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी के लिए अभेद किला, क्योंकि उसकी जो मजबूत एक समीकरण है, जो काडर का वोट है, वो उसके साथ रहा है हमेशा से। किसी भी परिस्थिति में मुसलमान यादव छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। वो मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही बात है कि समाजवादी पार्टी से हर जाति, हर बिरादरी चली जाएगी, लेकिन मुसलमान यादव उनके डटे रहते हैं अंतिम समय तक। बिल्कुल। तो सीसामऊ सीट पर जो सियासी समीकरण है वो आपने देखा कि किस तरह से वहां पर तमाम दलों के लोग, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पूरी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी को, हालांकि प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उस सीट को जीतने की कवायद काफी तेज है। बीजेपी की तरफ से भी सीट को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही, दो मंत्रियों को इस सीट पर उतार दिया गया है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, सीसामऊ कानपुर की विधानसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण है, किसके फेवर में यहाँ पर वोट पड़ सकता है, कमेंट करके बताएं।